तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और हम पढ़ रहे थे अभी जीके में एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास हमारा चल रहा था, जो भी यूके ट्रिपल एससी का सिलेबस है। और वहां पर भी मैं मौर्य वंश पढ़ा चुका था। अगर मैं लास्ट क्लास की बात करूं तो हम लोगों ने आपस में मौर्य वंश तक डिस्कस कर लिया था। और आज मौर्य वंश के बाद आगे वाली क्लास जो हमारी चलेगी वो मौर्य वंश के प्रशासन चलेगा। तो आज की हेडिंग आपकी होगी मौर्य वंश का प्रशासन। देखो, अब हम ये पढ़ने वाले हैं। इसमें भी बहुत सारे प्रश्न नहीं है। इसमें मुख्यतः किस पे फोकस करना है वो मैं बताता हूँ। बहुत लंबी क्लास होगी नहीं। इसके बाद मौर्य वंश के बाद जो भी उत्तर मौर्य काल है, जहाँ पे आप शुंग वंश के बारे में पढ़ोगे, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपके लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है? क्योंकि जो भी यूके ट्रिपल एससी का सिलेबस है उसे हम लाइन वाइज से कर रहे हैं। जहाँ तक मैं करा चुका था वही सब मैं आगे करवा रहा हूँ। बीच में क्लासेस नहीं हो पाई क्योंकि शेड्यूल मेरा थोड़ा डिस्टर्ब रहा था। अब कंटिन्यू क्लासेस चलेगी, आपको जो भी मिलेगा वो सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा। चलो, अब जब मैं मौर्य वंश के प्रशासन की बात करूंगा तो मुख्यतः आपको इसमें पढ़ना क्या है, ठीक है? मैं यहाँ पे बताता हूँ। हम मौर्य वंश के प्रशासन को पढ़ते समय हम इससे पहले एक बुक को डिस्कस कर चुके, अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य की बुक थी, अर्थशास्त्र। और इसमें 18 तीर्थों का वर्णन किया गया। कितनों का वर्णन किया गया? 18 तीर्थों का। ये 18 तीर्थ कौन कौन से मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट इसमें से कम 10 इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद करना है। ऐसे ही जब हम मौर्य वंश पढ़ते हैं तो हम अशोक के 14 शिलालेखों पे भी फोकस करते हैं। और 14 शिलालेख पढ़ते हैं हम, बट हम 14 के 14 इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस 14 में से कम 7-8 आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो 7-8 अभिलेख आपको यहाँ पे भी याद करना है। इसके अलावा अर्थशास्त्र को पढ़ते समय हमको यहाँ पे कुछ अध्यक्षों की बात भी होती है, और यहाँ पे एक दो अध्यक्ष आपको याद करने पड़ते हैं। और इसके अलावा अर्थशास्त्र में जब भी हम प्रशासन पढ़ेंगे तो इसके अलावा अर्थशास्त्र के जो प्रांत थे वो 5 प्रांतों में बटा हुआ था, जिनको वो लोग चक्र कहते थे। तो हमको इन 5 प्रांतों की कैपिटल याद करनी पड़ती। तो मौर्य वंश के प्रशासन में ऐसा कोई टॉपिक नहीं कि जो बहुत समझाने वाला टॉपिक हो। इसे आप खुद भी पढ़ सकते हैं, और आपके पास बुक होगी तो आप खुद भी एक्स्ट्रा फैक्ट अपनी बुक से जरूर लिख लीजिएगा। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा दूंगा जो यूके ट्रिपल एससी के नज़र से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बट इसके अलावा भी आपको कुछ एक्स्ट्रा नोट डाउन करना होगा तो बेझिझक होकर करिएगा। बेसिक मैं किस पे फोकस करने वाला हूँ? 18 तीर्थों के बारे में देखेंगे, प्रांतों के बारे में देखेंगे, अध्यक्षों के बारे में देखेंगे, और शिलालेखों के बारे में देखेंगे। डन? चलो सर, तो आप इतनी बातें तो समझ ही गए ना हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है? ये बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि आदमी का जो दिमाग है थोड़ा बहुत उसको समझने लग जाता है कि हाँ भाई हम पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट प्रशासन में, कि मौर्य साम्राज्य प्रांतों में बटा था, प्रांतों में बटा था, ठीक है? परंतु प्रांतों को ये लोग क्या कहते थे? चक्र कहते थे, ठीक है? प्रांत के बाद जिले होते हैं, और जिलों को ये लोग विषय कहते थे। जिलों को क्या कहा जाता था? विषय कहा जाता था, ठीक है? प्रांत के बाद किस में बटा था? जिले, और जिलों को कहा जाता था विषय। बट ये लोग प्रांतों को क्या कहते थे? चक्र कहते थे। और क्वेश्चन आएगा, मौर्य साम्राज्य में कितने चक्र प्रसिद्ध थे? तो 5 चक्र थे। मतलब मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत कितने चक्र थे भाई? कितने प्रांत थे भाई? 5 प्रांत थे। और ये 5 प्रांत कौन कौन से थे? हमको इनके बारे में याद होना चाहिए, और इन 5 के 5 प्रांतों की हमें राजधानी भी याद होनी चाहिए। और यही से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। पहला प्रांत आपको याद करना है, उसका नाम है उत्तरापथ। क्या है पहले प्रांत का नाम? उत्तरापथ। आपको एक और प्रांत याद करना है, और वो प्रांत आपको याद करना होगा दक्षिणापथ। 2 प्रांत तो आपको ये याद हो गए, उत्तरापथ और दक्षिणापथ आपको याद करना है। इसके अलावा आपको एक ये भी याद करना है, कलिंग, ठीक है? अशोक ने अपने शिलालेखों में कलिंग युद्ध का वर्णन भी किया गया है, आपको ये भी याद करना है। इसके अलावा आपको जो याद करना है वो याद करना है अवंती। और लास्ट जो आपको अगला इनका चक्र या इनका प्रांत याद करना है, उसका नाम है प्राची, ठीक है? वैसे आपको ये ऐसा नाम दिखेगा, प्राची। तो आपको ये याद करना है। मैं क्या कहा हूं आपको कि हम अशोक के बारे में क्या क्या, सॉरी, मौर्य वंश के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले, थोड़ी देर पहले बताया था। और यही हमारे ग्रुप सी के एग्जामों में पूछा जा सकता है। और एक दो पॉइंट ऐसे भी हैं जो ग्रुप सी के पेपरों में अभी हाल फिलहाल में ही पूछे गए, मैं आप लोगों से वो भी डिस्कस करूंगा। तो अगर क्वेश्चन आएगा मौर्य साम्राज्य में प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र। और कितने चक्रों का वर्णन होता है? 5। कौन कौन से 5?
चक्र है आपके सामने लिख दिया है। एक यहाँ से मिसिंग कर देगा, बोलेगा कौन सा था और कौन सा नहीं था। बट मुख्यतः इनकी कैपिटल पूछी जाती है कि इनकी कैपिटल क्या रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको उत्तरापद की कैपिटल पूछेंगे, तो उत्तरापद की कैपिटल आप लोगों को करना तक्षशिला। मौर्य साम्राज्य में उत्तरापद की कैपिटल कहाँ थी? तक्षशिला। दक्षिणापद की जो कैपिटल थी वो थी सुवर्णगिरी। तो आप लोगों को ये भी याद करना है, दक्षिणापद की जो कैपिटल रही थी वो सुवर्णगिरी रही थी, ये भी हम लोगों को याद करना है। उसके अलावा कलिंग, कलिंग की कैपिटल आप सब लोगों को पता होना चाहिए भाई, कलिंग की कैपिटल रही थी तोसली। ठीक है, कलिंग की कैपिटल कहाँ रही थी? तोसली। अवंती की कैपिटल कहाँ रही होगी? उज्जैनी। ठीक है, महाकाल की नगरी उज्जैन। अवंती की कैपिटल कहाँ रही होगी? उज्जैनी। और जो प्रासी है ये यही था पाटिलपुत्र। क्या था? पाटिलपुत्र। इसकी कैपिटल थी पाटिलपुत्र। ठीक है, पाटिलपुत्र कहाँ पड़ता है? बिहार में, है ना। उदयन ने ये शहर बसाया भी था। अभी यहां से ना क्या क्वेश्चन निकल के आता पाटिलपुत्र से, वो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। कुछ दिन पहले अभी उत्तराखंड में एक पेपर हुआ था पीसीएस का, अपर पीसीएस का पेपर हुआ था। आप सब लोगों ने सॉल्व भी किया होगा, दिया भी होगा कई लोगों ने पेपर, और कई लोगों ने पेपर सॉल्व नहीं किया होगा, तो जस्ट देखा होगा। अपर पीसीएस का अभी रिसेंट में हुआ है, 10 12 15 20 दिन पहले जब भी हुआ था, बट रिसेंट में हुआ था। अब वहां पे क्वेश्चन था, अब वो क्वेश्चन इसी से आया था कि प्राचीन इतिहासकारों ने पोलीब्रोथा जो शहर का नाम बोला है, कौन सा? पोलीब्रोथा। पोलीब्रोथा वो किस शहर के लिए यूज किया गया है? तो पोलीब्रोथा शब्द का प्रयोग किस शहर के लिए किया गया है, ऐसा क्वेश्चन कुछ बना था। मैंने वो पेपर दिया था तो मेरे को एग्जैक्ट क्लिक नहीं हो रहा वो क्वेश्चन क्या था, बट इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन था कि प्राचीन इतिहासकारों ने पोलीब्रोथा जो शब्द कहा गया है वो निम्न में से किस शहर को कहा गया, ऐसा कुछ था। तो वहां पे उसका सही आंसर पाटिलपुत्र था, पाटिलपुत्र बिहार। तो ऐसा शब्द यूज हुआ है हिस्ट्री में, पोलीब्रोथा। और हिस्ट्री में भी क्या हुआ है मैं आपको और डिटेल बताऊंगा, यहीं पे लिख लीजिएगा, परसों के पेपर में आया था। तो हमने मौर्य वंश पढ़ा है सर, हाँ मौर्य वंश पढ़ा है। अब मौर्य वंश में हमने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये देखा होगा कि मेगस्तनीज नाम का एक दरबारी को आया था, मेगस्तनीज राजदूत आया था। और इसी मेगस्तनीज ने एक बुक लिखी है, और उस बुक का नाम क्या था? इंडिका। अरे ये सारी चीजें पढ़ तो चुके हैं हम, प्रीवियस क्लास में पढ़ा तो चुके हैं। इससे पहले जो मैंने एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास अपलोड करी होगी, क्योंकि काफी दिनों से क्लास नहीं आ पाई थी, बिजी शेड्यूल रहा है। अभी कंटिन्यूअसली आपको क्लासेस मिल जाएंगी। बट इससे पहले वाली क्लास में जो लेटेस्ट क्लास होगी उसमें हम इस बुक के बारे में पढ़ तो चुके हैं। तो ये बुक किसकी है भाई? मेगस्तनीज की बुक है। अब मेगस्तनीज चंद्रगुप्त मौर्य के ही दरबार में आया था, और इसी मेगस्तनीज ने इंडिका बुक लिखी है। और इसी बुक में पॉलीब्रोथा शब्द का वर्णन किया है, और जिसको वो पॉलीब्रोथा कह रहा था वो कुछ नहीं, वो पाटलिपुत्र था। अरे कुछ दिन पहले पेपर में आया था। तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं आप इन लोगों को देख लीजिएगा। क्वेश्चन यह आया था कि पोलीब्रोथा किसे कहा गया है, तो पाटलिपुत्र को कहा गया है। और कौन कहा है भाई? तो मेगस्थनीज का है। किस बुक में कहा है भाई? इंडिका में कहा है। ये कौन है मेगस्थनीज, कहाँ से आया था, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाई। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम क्या बात करते हैं? अब हम बात ये करते हैं कि चाणक्य, चाणक्य क्या, ये चाणक्य की अर्थशास्त्र। और हम बात करते हैं कि जो अर्थशास्त्र बुक है उसका संबंध कहीं ना कहीं किससे है? राजनीति से। अर्थशास्त्र का जो संबंध है वो किससे है? राजनीति से संबंधित है। तो उन्होंने अपनी बुक में 18 तीर्थों का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया गया है? 18 तीर्थों का वर्णन किया है। तो क्वेश्चन आएगा कि चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों का वर्णन किया है साहब? तो आप बोलेंगे साहब 18 तीर्थों का वर्णन किया। ये 18 तीर्थ वो नहीं है जो हम तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। ये 18 तीर्थ कहीं ना कहीं मंत्री है, महामात्य है, कि राज्य देश साम्राज्य को चलाने के लिए कम से कम 18 मंत्रियों की व्यवस्था इन्होंने करी है। जैसे हमारे देश को चलाने के लिए मंत्रिमंडल होता है ना, तो सीनियर मोदी जी है, उनके अलावा कैबिनेट मिनिस्ट्री है, ऐसा। तो ऐसे ही राजा के साथ 18 तीर्थों का वर्णन किया है कि राजा तो होना ही होना चाहिए सेंटर में, केंद्रीय प्रशासन था, मगर उसके अलावा और लोग भी होने चाहिए अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो कुछ समझ में नहीं आता है तो तीर्थ इक्वल टू मंत्री, तो इन्होंने 18 मंत्रियों की बात करी है कि ये होने चाहिए थे। अब सच बात यह है कि 18 के 18 मंत्री एग्जाम में नहीं आते हैं, और हमारे लिए 18 के 18 मंत्री
मायने भी नहीं रखते। जैसे अशोक के 14 शिलालेख है, तो हम 14 के 14 शिलालेख नहीं पढ़ते भाई कि हम 14 शिलालेखों को पढ़ रहे होंगे, और हमारे लिए वो भी बहुत जरूरी नहीं है। तो इन 18 में से कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण मैंने नोट डाउन किए हैं, वो मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। चाणक्य की अर्थशास्त्र में वर्णित 18 तीर्थ, और इन 18 तीर्थों में से कुछ महत्वपूर्ण तीर्थ हैं जो एग्जाम में पूछा जाएगा, और वही हमको पढ़ना है। एक था नायक। तो नायक पद क्या होता था? नायक पद होता था जो सेना का संचालन करता था। नायक पद का जो प्रयोग किया गया है वो सेना का संचालन करने वाले के लिए किया गया। इस लेक्चर में ये भी हो सकता है हल्का फुल्का, खासकर अशोक के शिलालेखों में, कि आप लोगों के पास अलग अलग पुस्तक होगी तो आपको लग सकता है कि लिटिल बिट चेंजेस हमें देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों ये बहुत पुराना इतिहास है, प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ रहे हैं, तो अलग अलग इतिहासकारों के कई बार अलग अलग मत रहे हैं, तो कई बार बुक में भी ऊपर नीचे हो जाता है। मैं आपको बहुत बड़ी बुक का कोई डाटा नहीं लिखा रहा हूँ, मैं जस्ट आपको डाटा लिखा रहा हूँ आपकी ल्यूसेंट बुक का। रीजन बिहाइंड दैट कि शायद से ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसके पास ल्यूसेंट भी बुक नहीं होगी, क्योंकि सब अलग अलग बुक है तो हर कोई नहीं खरीद पाता है। बट ल्यूसेंट कॉमन ऐसी बुक होती है जीके की जो सब लोगों के पास होती है, तो उसमें भी ये डाटा आप लोगों को मिल जाएगा। तो नायक जो एक तीर्थ का यूज हुआ है वो किसके लिए हुआ है? सेना का संचालन करने वाले के लिए हुआ है। एक और पद बता रखा है, अंतर्वेदिक। सर अंतर्वेदिक क्या होता था, इसको अगर हम पढ़ेंगे तो अंतर्वेदिक होता था महल के अंतःपुर का अध्यक्ष। अब आप खुद सोचिएगा, उस समय राजा जो महाराजा जो होते थे, तो राजा महाराजाओं के महल कितने बड़े होते थे? कितना बड़ा महल होता होगा राजा महाराजाओं का? अभी भी हम देखते हैं राजा महाराजाओं के महल कितने बड़े बड़े होते हैं। तो अंतःपुर किसे कहा जाता? महल का आंतरिक भाग, महल का अंदर वाला जो हिस्सा होता है, महल का अंदर वाला जो भाग होता है, उसी को क्या कहा जाता है? अंतःपुर। तो महल के अंदर जो होता था अध्यक्ष, जो महल के अंदर की चीजों को देखता था, उसी को कहा जाता था अंतर्वेदिक। ठीक है, तो अंतःपुर हिंदी में भी आता है। अंतःपुर किसे कहा जाता है? महल का भीतरी भाग अंतःपुर कहलाता है। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना। इसके अलावा आप लोगों को जो फोकस करना है, आप लोगों को फोकस करना है समाहर्ता पे। ठीक है, समाहर्ता पे। और एक और पॉइंट आता इसी के जैसे मिलता जुलता, जिसमें कंफ्यूजन हो सकता है, और वो होता है सन्निदाता। समाहर्ता और सन्निधाता दो पॉइंट है, और इनमें हल्का सा किसी न किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो सकता है। समाहर्ता और सन्निधाता। समाहर्ता होता था आय का संग्रहण करता, हर्ता जो आय का कलेक्शन करता है, ठीक है, इनकम का। आय का संग्रहण करता, आय का संग्रहण करता क्या कहलाता था? आय का संग्रहण करता समाहर्ता कहलाता था। समा जाता था इसमें सारी आय, ये आय का कलेक्शन बना के रखता था, और ये भी कहीं ना कहीं आय से ही संबंधित है। और सन्निदाता को आपको जस्ट याद करना है, आय का कलेक्शन करने के बाद किसी न किसी के पास रहेगा, तो ये होता था कोषाध्यक्ष। तो इन जब दोनों को हम किताबों में पढ़ते हैं तो हल्का फुल्का याद करने में समस्या तो होती है। नाम भी थोड़ा हल्के फुल्के सेम है, और काम भी इनका पैसे से रिलेटेड ही है। तो आय का कलेक्शन करने वाला इनकम टैक्स कलेक्टर जो होता था वो समाहर्ता था, और ट्रेजरी ऑफिसर कोषाध्यक्ष कौन था? ये सन्निदाता था। इस पॉइंट को आप लोग याद रख लीजिएगा। हमें ये पॉइंट पूछे जाते हैं। सन्निदाता तो ठीक ठाक इंपॉर्टेंट भी है कि मौर्य वंश में, ये अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थों में सन्निदाता कौन हुआ करता था, तो आपके सामने लिखा है कि सन्निदाता कोषाध्यक्ष हुआ करता था, ये याद रखना। इसके अलावा एक और नाम आता है, और ये आता प्रशासता। प्रशासता होते थे बंदी रक्षक, है ना? तो आपने बोलना कारागार विभाग के अध्यक्ष। बंदी रक्षक की भर्ती आती है ना, कारागार विभाग के अध्यक्ष, ये याद करना है, विभाग के अध्यक्ष। कारागार विभाग क्या होता है भाई? आपने देखा होगा ना, बंदी रक्षक की भर्ती आती है, बंदी रक्षक पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आती है जो जेल में रहता है, तो उनके भी तो कोई ना कोई सीनियर होगा, जेलर जो भी आप बोल सकते हैं। तो प्रशासता बोला जाता था, कारागार विभाग के अध्यक्ष को प्रशासता कहा जाता था। ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है कि क्या क्या मामला है। अब दो पॉइंट और है, देखो। व्यावहारिक अगर आपसे पूछा जाएगा तो चलो ये भी जज ही है, और एक आपसे पूछा जाएगा कंट का शोधन। कंट का शोधन। तो अगर मैं बोलूंगा कि व्यावहारिक जज होता था तो सर ठीक है, मगर ये भी एक जज होता था, और ये जस्ट फौजदारी मामलों का जज होता था। फौजदारी मामलों का जज होता था।
फौजदारी मामले उनको बोला जाता है जो लड़ाई झगड़े से संबंधित होते हैं, मारपीट मर्डर से संबंधित होते हैं। तो फौजदारी मामलों का भी एक जज होता था, और फौजदारी मामलों का जज कंटका शोधन होता था। ये बात आपको याद रखना है। व्यावहारिक प्रमुख जज होता था, मुख्य जज का नाम क्या होता था, व्यावहारिक, और कंटका शोधन फौजदारी मामलों का जज हुआ करता था। पेपर में आने लायक एक और पॉइंट हाईलाइट कर देता हूँ, और इसका नाम था कारमांतिक। क्या नाम था इसका, कारमांतिक। ये कौन सा मंत्री था भाई कारमांतिक, तो कारमांतिक होता था उद्योग और कारखानों का मंत्री। देखो, सोचो, अर्थशास्त्र में उस समय इतनी बातों का वर्णन किया गया है, हर एक के लिए व्यवस्था की गई है। जो व्यवस्थाएं वर्तमान समय में है, वो व्यवस्थाएं उस जमाने में भी हुआ करती थी। सोचो कितनी भयंकर बात हुआ करती रहोगी, उस जमाने के लोग कितने समझदार थे। एक और शब्द और आता है हमारे पास, अब वो आता है आटविक। और आटविक को आपको याद भी नहीं करना है, आपको देखना है अटवी किसका पर्यायवाची है। अटवी पर्यायवाची होता है जंगल का, तो ये जंगल का अध्यक्ष होता है, जंगल विभाग का अध्यक्ष होता है, जंगल का अध्यक्ष होता था। जंगल में शिकार खेलने जाएगा राजा, कब जाएगा क्या नहीं जाएगा, जंगल से में क्या क्या जड़ी बूटी लकड़ी घास फूस मिलेगा, कौन जाएगा क्या करेगा कैसे लाएगा कितना लाएगा, वो आठवीं देखता था। और अगर आप हिंदी में तैयारी कर रहे हो तो अटवी जंगल का ही पर्यायवाची होता है, आप लोग इससे भी याद कर सकते हैं। तो हमें 18 पढ़ने होते थे, 18 हमारे लिए काम के तो है नहीं। उसमें से जो टॉप के 9 पॉइंट है वो हमको याद होने चाहिए कि अर्थशास्त्र में किस किस विभाग के पास क्या क्या हुआ करता था। ये काफी अच्छा है कारमांतिक, ये पेपरों में पूछा जा सकता है। प्रशासता भी पेपरों में पूछा जा सकता है। सन्निदाता आई नो ऑलरेडी पेपर में पूछा गया। ठीक है, अब आप लोगों को क्या ध्यान रखना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, ये अर्थशास्त्र में जो वर्णित तीर्थ थे, तो अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ 18 तीर्थों में से ये नाम हमें पास होते हैं, और आपको ये याद करना है। ठीक है, ल्यूसेंट का ही फोटो है, आप आराम से पहचान भी पा रहे होंगे, ये फोटो ल्यूसेंट का ही है। ल्यूसेंट को ही इसलिए रखा गया है कि अलग अलग बुकों में हल्का सा मिसमैच था, तो आपने ल्यूसेंट सबने पढ़ी है तो ल्यूसेंट का सोर्स होना चाहिए। देखो, मंत्री, ये प्रधानमंत्री को कह रहे थे। पुरोहित, ये दान धर्म विभाग का अध्यक्ष। सेनापति, सैन्य विभाग का अध्यक्ष। ठीक है, इसके अलावा युवराज देखने के लिए मिला है, राजपुत्र। द्वारिक, राजकीय द्वार का रक्षक, ये तो हो ही जाएगा। अंतर्वेदिक, अंतपुर का अध्यक्ष, मैंने बता दिया। समाहर्ता, आय का कलेक्शन करता है। सन्निदाता, आपको बता रखा कोषाध्यक्ष। प्रशासता, कारागार। प्रदेष्ट्री, एक नाम आया है प्रदेष्ट्री, ये कमिश्नर को लेकर आ गया। पौर किसे बोला गया है, नगर का, जो नगर का प्रमुख होता था उसे पौर कहेंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे व्यावहारिक की बात की गई, यही न्यायाधीश है। और नायक की बात करिए, नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था, सेना का संचालन करता था। कर्मांतिक, औद्योगिक कारखानों का अध्यक्ष। मंत्री परिषद को क्या कहा गया है, अध्यक्ष। जस्ट देखो, ये भी काफी अच्छा है कि 18 तीर्थों में मंत्री परिषद के लिए किस शब्द का यूज किया है। अगर हमें तुक्का भी लगाना होगा पेपर में तो नहीं लगा पाएंगे। मंत्री परिषद के लिए किस शब्द का यूज हुआ है, अध्यक्ष शब्द का यूज हुआ है। दंडपाल क्या था, सेना का सामान एकत्रित करने वाला। ठीक है, आर्मी का जो सामान एकत्रित करता था उसे दंडपाल कहते थे। दुर्गपाल, दुर्ग का रक्षा करेगा। और अंतपाल, बीएसएफ वाली फौज, बीएसएफ वाली फौज बॉर्डर में। अंतपाल, अंत मतलब बॉर्डर ना, लास्ट लास्ट, तो सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक हुआ करता था। और अंतर्वेदिक, महल के अंदर वाला रक्षक हुआ करता था। दुर्गपाल, दुर्गों का रक्षक करने वाला होता था। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये हमारे लिए, मैंने बता दिया है। जो आपके लिए महत्वपूर्ण था दोस्तों, वो मैंने आपको बता दिया है कि ये तो किसी भी हालत में याद होना चाहिए। और आप एक्स्ट्रा याद कर सकते हैं तो अपनी बुक से कर लीजिएगा, सोने पे सुहागा है, करिएगा सब कुछ याद। मैंने हमेशा से बोला है, बहुत हार्डवर्क से ज्यादा आप स्मार्ट वर्क करिएगा, उन चीजों पे फोकस रहिएगा जो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है साहब, ये बात है, ठीक है। इसके अलावा हमको जो पढ़ना है, अब हमको पढ़ना है अशोक के शिलालेख। हमें क्या पढ़ना है, अशोक के शिलालेख। अशोक के शिलालेख। मैं अगेन कह रहा हूं, अशोक के सारे शिलालेख हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, अगर मैं आधे लिखाऊंगा तो आपने बोलना है कि सर आधे लिखा दिया आपने, मगर अशोक के सारे शिलालेख हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, पहला शिलालेख हमें पता होना चाहिए यार, पहला तो पता ही होना चाहिए। दूसरा भी ठीक है, क्योंकि मनुष्य और पशुओं की चिकित्सा से संबंधित उसने क्या करी यहाँ पे बात करी है। ठीक है, इसके अलावा चौथा भी आप लोगों को याद करना है ना। इसके अलावा आपको याद करना है छठवां। इसके अलावा 7 और 8 में एक ही बात लिखी गई है, आपको ये याद करना है। इसके अलावा जो आप लोगों को याद कर लेना है वो 12वां याद कर लेना है, और 13वां याद कर लेना, और एक आखिरी भी 14वां याद कर लेना। अगर इतना भी याद कर लोगे तो चलो ठीक है, हमें अशोक के शिलालेखों के बारे में कुछ तो बातें पता है, ये बात हमें पता होनी चाहिए।
ठीक है, पहले में क्या क्या बोला उसने, सभी मनुष्य मेरे बच्चे, सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, प्लस पशु बलि की भी उसने निंदा करी है कि पशु बलि नहीं होनी चाहिए, पशु बलि की निंदा। दूसरे में उसने क्या लिखा है कि मनुष्य और पशुओं की चिकित्सा की बात करी है, हॉस्पिटल, कि इनका इलाज होना चाहिए। यहाँ पे चौथे में जो बात है वो बात है भेरी घोष की जगह धम्म घोष, भेरी घोष की जगह किसकी बात है, धम्म घोष की बात है। ठीक है, छह में जो बात है वो आत्मनियंत्रण की बात है, आत्मनियंत्रण सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, आत्मनियंत्रण की शिक्षा की बात है, सेल्फ कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए, आत्मनियंत्रण की शिक्षा। सात और आठ में बात हो रखी है धार्मिक यात्राओं का वर्णन है, धार्मिक या तीर्थ यात्राओं का वर्णन है सातवें में, और आठवें में तीर्थ यात्रा का वर्णन है अकॉर्डिंग टू ल्यूसेंट। जो सातवां वाला है ना, ये अशोक का सबसे लंबा शिलालेख भी है। अशोक का सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है, कभी इनमें से ऐसा प्रश्न बनेगा तो आपने सातवां करना है। बारहवीं में क्या है, स्त्री महामात्यों की नियुक्ति, स्त्री महामात्यों की नियुक्ति। ठीक है, इससे पहले जो महामात्य बनते थे वो सिर्फ पुरुष बनते थे, उन्होंने कहा स्त्रियां भी ज्ञान दे सकती है, लेडीज टीचर। ठीक है, महिला टीचर है ना, महिलाओं की वैकेंसीज आती है तो वही है। तेरहवें में उन्होंने कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, ये आप लोगों को सबको पता है, ये बात पता होनी चाहिए थी। और कलिंग की कैपिटल थोड़ी देर पहले हमने देखी थी, तो कलिंग की कैपिटल थी तोसली, क्या थी, तोसली। और चौदहवें में बोला है जनता के लिए धार्मिक जीवन व्यतीत करो, क्या बोला है भाई, धार्मिक जीवन व्यतीत करो। तो ये उन्होंने जनता से आग्रह किया है कि आप लोगों को भी धार्मिक जीवन व्यतीत करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि सिर्फ यही पेपर में आएंगे, बट मैं ये जरूर कहता हूं कि उन 14 में से ये 5-7 आपने याद कर लिए तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इनको याद कर लीजिएगा। और 7 और 8 को तो एक ही लिखा है, मतलब ये 9 हो गए। किस अभिलेख में क्या लिखा गया ये खूब पेपर में पूछा जाता है और आपको याद भी होना चाहिए। ठीक है, मैंने जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट था ये लिख दी, एक दो बार आप इसे लिखोगे तो ये आसानी से याद हो जाएगा। ऐसी कोई चीज ही नहीं है कि जिसे आप पढ़ रहे हैं और वो याद नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो एक बार ट्राई करते हैं असलियत में क्या लिखा गया है। तो ये है अशोक के कुछ शिलालेख। हमने अभी कहा था कि कुछ कुछ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो कौन कौन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप देख रहे होंगे पहला शिलालेख, तो पहला शिलालेख में क्या लिखा गया कि पशु बलि की निंदा है, पशु बलि नहीं करनी है। दूसरा शिलालेख हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसमें बोला मनुष्य की चिकित्सा है और पशुओं की चिकित्सा, हॉस्पिटल की बात है, मनुष्यों की चिकित्सा की बात है, पशुओं की चिकित्सा की बात है। तीसरा शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें बोला है जो भी धार्मिक अधिकारी होगा, ये जो भी अशोक के बड़े बड़े अधिकारी होंगे, उनको जनता के बीच जाना पड़ेगा प्रत्येक 5वें वर्ष में। अगर आप लिखना चाहते तो आप सारे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैंने तो आप लोगों को बता दिया है जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब क्या बोला था भाई इसमें, तीसरे वाले में बोला है कि जो अधिकारी है, जो तीर्थ थे, जो बड़े बड़े अधिकारी है, उनको जनता के बीच जाना है हर 5वें वर्ष। और बहुत अच्छी बात है, आज के बड़े बड़े अधिकारियों को भी जनता के बीच जाना चाहिए। अब बड़े बड़े अधिकारी तो जनता के बीच जाते ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, चौथा है अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्मो घोष, ये मैंने बोला था कि याद कर लेना। अब भेरी घोष की जगह धम्मो घोष भी समझ में नहीं आया होगा कि क्या क्या है। भेरी घोष का मतलब ये है कि पहले अशोक मारने पीटने पे बिलीव करता था। पहले के राजा क्या करते थे कि एक राजा का क्षेत्र ये है, एक राजा का राज्य ये है, और ये इस पे अटैक करेगा और इसको हरा के यहाँ पे अपना शासन कर लेगा। ठीक है, यही तो होता था कि एक राजा दूसरे राजा पे अटैक करता था और उसे अटैक करने के बाद हरा लेता था। तो भेरी घोष का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना, मतलब लड़ाई झगड़ा करके किसी को जीतना। ठीक है, युद्ध करके किसी को जीतना। मगर अशोक ने तो बात बात में युद्ध करना छोड़ दिया था, तो उन्होंने बोला भेरी घोष की जगह क्या होना चाहिए, धम्मो घोष। शासन कैसा होना चाहिए, धार्मिक शासन होना चाहिए। तो भेरी घोष की जगह धम्मो घोष का मतलब क्या है कि शासन युद्ध के तरीके से नहीं होना चाहिए, शासन कठोर तरीके से नहीं होना चाहिए, शासन धार्मिक तरीके से होना चाहिए। तो भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति उन्होंने किस अभिलेख में अपनाई थी, चौथे अभिलेख में अपनाई थी कि लड़ाई झगड़ा वाला नीति नहीं, धार्मिक नीति अपनाएंगे।
पांचवे में क्या है भाई, धर्म महामात्रों की नियुक्ति करी थी, जो धार्मिक ज्ञान इधर से उधर प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, पांचवे में धार्मिक, इसको भी लिख सकते हैं महामात्रों की नियुक्ति। और इसी में से अगर 12 पे जाओगे तो स्त्री महामात्र, कुल मिला के टीचरों की बात हो रही है। 5 में लिखा था धार्मिक महामात्य, पर ऐसा नहीं बोला था कि धार्मिक महामात्य महिलाएं भी बनेंगी, बट 12 वाले में बोला गया है कि महिलाएं भी धार्मिक महामात्य बन सकती। आगे आगे आप देखोगे। छठवां शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा, मैंने बोला था ये भी याद कर लेना आप लोग। सातवां और आठवां, ल्यूसेंट में देखो सातवां और आठवां दोनों को एक ही माना गया है, और इसमें अशोक ने तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया है, सातवां आठवां। नौवां बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सच्ची भेंट, सच्चा शिष्टाचार होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या ही है। 10वां, अशोक ने आदेश दिया है कि उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 10 में बोला है कि हमेशा प्रजा के हित में सोचना है, न तब न अब। कौन जनता के बारे में सोच रहा है भाई, जनता के बारे में कोई नहीं सोच रहा, नॉट ए इंपॉर्टेंट। 11वां अभिलेख क्या है, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है, जो मैंने कहा था ना कि धार्मिक नीतियां होनी चाहिए धम्म में, तो उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखा है 11वें में, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। 12वां शिलालेख ये महत्वपूर्ण है, स्त्री महामात्यों की नियुक्ति करी थी। 13वां शिलालेख तो पूछा ही जाता है, कलिंग युद्ध। और 14वां शिलालेख मैंने कहा था अभी आपको कि धार्मिक जीवन बिताने के लिए अशोक ने प्रेरित किया है जनता को। तो ये हमें अशोक के 14 शिलालेख याद करने होते हैं। मैंने 14 में से कुछ महत्वपूर्ण आपको ऑलरेडी लिखाए हैं, सुना मैंने ये सारे के सारे दिए हैं, बुक आप सब लोगों के पास भी अवेलेबल है, मगर जो मैंने बताए हैं वो तो किसी भी हालत में आप लोग याद कर लीजिएगा अगर एग्जाम को क्रैक करना है। ये 5-6 तो हमें बात पता होनी चाहिए, बाकी थोड़ा बहुत मिसमैच हो सकता है अलग अलग पुस्तकों में, पर ये ल्यूसेंट का डाटा है, आपने देख लिया होगा। चलिए, इसके अलावा सर हमें क्या पढ़ना है, इसके अलावा हमें कुछ और भी एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ने हैं। और एक्स्ट्रा फैक्ट क्या पढ़ने हैं, मौर्य वंश में चर शब्द का जो वर्णन किया है ये जासूस के लिए किया है। चर क्या होते थे, मौर्य साम्राज्य में जासूस हुआ करते थे, और ये जासूस भी दो प्रकार के होते थे। ये एक ही स्थान पर रहते थे, एक इनमें से ऐसा होता था जो कि एक ही स्थान पर जासूसी करता था, मतलब कि ऑफिसर टाइप का, वो ऑफिस में बैठा रहेगा, यही सब पूरा हिसाब किताब लगाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके जूनियर इधर उधर घूमेंगे। और एक होते थे कुछ ऐसे जासूस जो किसी की जासूसी करते थे तो उसके पीछे 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 इधर से उधर भटकते थे। तो एक चारों तरफ इधर उधर घूम घाम के जासूसी करता था, और एक ही सामने रह के जासूसी करता था। एक ही सामने रह के जासूसी कैसे, अगर आप लोगों को मेरी जासूसी करनी है और कोटद्वार में जहां पर मेरा मकान है, आप इसी मकान के इर्द गिर्द आपने कोई दुकान रेंट पे ले ली, और जब भी मैं अपने घर जाता हूँ आता हूँ आप मेरे पे नजर रख रहे हो, या आप इधर ही कहीं पे शिफ्ट हो गए आप भी, और मेरे पे आप नजर रख रहे हो कब मैं किधर जाता हूँ कब मैं किधर जाता हूँ, तो आप एक ही सामने रह के जासूसी करते हो। और एक ऐसा जासूसी है कि मेरा मकान जहाँ पे है, आपका मकान कहीं और है, मगर आप जहाँ मैं सुबह ऑफिस जाता हूँ आप भी मेरे पीछे पीछे देखते रहे, तो कहाँ जा रहा हूँ किससे मिल रहा हूँ, शाम को मैं घर आ रहा हूँ कहाँ जा रहा हूँ किससे मिल रहा हूँ, तो ये सारी चीजें आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो दो प्रकार के जासूसों का वर्णन मिलता है, एक जासूस जो एक ही सामने रहकर जासूसी करता है, और एक जासूस जो इधर उधर एक स्थान से दूसरे स्थान जाके जांचबीन कर खोजबीन करता है। तो जो एक ही सामने रहता था उसके लिए एक शब्द यूज हो रखा है, गूढ़ पुरुष। तो गूढ़ पुरुष एक स्थान पे रहकर क्या करता है, जासूसी। और ये इधर उधर जो भटक के जासूसी करता है, इधर उधर जाके या एक स्थान से दूसरे स्थान जाके जो जासूसी करता है, उसके लिए कहा गया था संचारी। संचार का मतलब यही होता है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाएगा भाई कि मौर्य साम्राज्य में जासूस के लिए क्या कहा गया है, तो बताओ क्या कहा गया। चल, कितने प्रकार के थे भाई, ये दो प्रकार के, एक ही सामने तंबू लगा के जासूसी करता था, और एक पीछे ही करता रहता था। तो जो पीछे ही करता रहता था उसका नाम क्या था संचारी, और जो एक सामने रहता था उसका नाम क्या था, गूढ़ पुरुष। बात क्लियर है। प्रॉपर नोट्स बनाना भाई, अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो चीजें याद कैसे करोगे, आपको रिवाइज करना है। नेक्स्ट आपको इसमें क्या याद रखना है, ये पेपर में आ भी चुका है और हम लोगों को याद भी होना चाहिए। मेरे दोस्तों, आपने उत्तराखंड के ग्रुप सी के पेपर में सुना होगा सोपारा और ताम्रलिप्ति। ये क्वेश्चन बस इतना ही आया था कि मौर्य वंश में ताम्रलिप्ति क्यों फेमस था। आप यूके ट्रिपल एस के प्रीवियस पेपर देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको पेपर में आया हुआ दिखेगा कि व्हाट इज ताम्रलिप्ति, ये है क्या ताम्रलिप्ति। तो मौर्य वंश का एक प्रसिद्ध बंदरगाह थे, तो मौर्य वंश के प्रसिद्ध बंदरगाह थे, एक सोपारा भी मौर्य वंश का बंदरगाह था और ताम्रलिप्ति भी मौर्य वंश का बंदरगाह था। इसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है और हमें पता भी होना चाहिए। ठीक है,
इसके अलावा यहाँ पे एक और वन लाइनर क्वेश्चन आता है, उपदा परीक्षण। सर ये उपदा परीक्षण क्या होता है? अभी हमने कहा था कि मौर्य वंश में जो बड़े बड़े मंत्री थे वो 18 तीर्थों का वर्णन किया है चाणक्य ने, कि यार 18 लोग और होने चाहिए जो राजा के साथ साथ कामकाज में हाथ बटाएंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट के अध्यक्ष। मैंने तो कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण लिखे हैं, बट बाकी 18 मैंने आपको सुना दिए थे। तो चलो सर ये तो बात समझ में आती है। तो कैसा सिलेक्शन होता था नौकरी पे? आजकल हमारा कैसा सिलेक्शन होता है भाई, अलग अलग जॉब का अलग अलग पेपर होता है, अलग अलग सीनेरियो, अलग अलग सिलेबस होता है, फिजिकल भी होता है कई पेपरों में। तो उनकी जो भी कंडीशंस होती है अगर हमने वो फुलफिल कर ली तो आयोग हमें नौकरी दे देता है। चाणक्य की अर्थशास्त्र के बुक के अनुसार इतना बड़ा मंत्री का पद अगर आपको मिल रहा है, इतना बड़ा तीर्थ का पद अगर आपको मिल रहा है, तो क्या क्वालिटी होनी चाहिए थी? तो यार जो तीर्थ होता था उसका चयन उपदा परीक्षण के आधार पे होता था, और ये होता था चरित्र का परीक्षण। चरित्र का परीक्षण। तो उपदा परीक्षण क्या है? चरित्र का परीक्षण था। कब? तीर्थ नियुक्त होने से पहले। या आपको मौर्य वंश में मंत्री बनना है तो मंत्री बनने से पहले आपका एक टेस्ट होगा, कैरेक्टर टेस्ट होगा। आपका आपका कैरेक्टर की जांच होगी, आपके चरित्र की जांच होगी, आप भ्रष्टाचारी तो नहीं हो, और आपके चरित्र की जांच के बाद ही आपको एज ए तीर्थ, एज ए मंत्री नियुक्त किया जाता था। उसी परीक्षण को, उसी टेस्ट को उपदा परीक्षण कहा जाता था। ये वाला पॉइंट भी हम लोगों को याद रखना है। इसके अलावा मौर्य वंश में बहुत सारे अध्यक्षों की भी बात की है, ठीक है। तो एक अध्यक्ष था सीता अध्यक्ष। कौन सा अध्यक्ष था? सीता अध्यक्ष। और एक अध्यक्ष होता है अकरा अध्यक्ष। कौन सा? अकराध्यक्ष। तो सीता अध्यक्ष होता था राजकीय भूमि का अध्यक्ष। राजकीय भूमि का अध्यक्ष क्या कहलाता था? सीता अध्यक्ष। या राजकीय भूमि को क्या कहते थे? सीता भूमि। और अकरा अध्यक्ष होता था खानों का अध्यक्ष। खानों का अध्यक्ष। तो अर्थशास्त्र में बहुत सारे अध्यक्षों की भी बात की गई है, जैसे तीर्थों की बात हुई है, शिलालेखों की बात हुई है, तो ऐसे अध्यक्षों की भी बात हुई है। वो सारे अध्यक्ष हमारे कोई काम के नहीं है। जो 2 अध्यक्ष पेपर में पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। और ये सीता अध्यक्ष तो आपको ग्रुप से भी पूछ चुका है। सीता अध्यक्ष या सीता भूमि किसे कहते थे? तो मौर्य वंश में जो राजकीय भूमि थी साहब, उसी को सीता भूमि भी कहा जाता था। कुछ अध्यक्ष अकॉर्डिंग टू बुक मैं आपको बता भी देता हूँ, यहाँ पे दिए भी गए हैं, मगर आपके ये काम के नहीं है सारे के सारे अध्यक्ष। यहाँ पे लिखा भी होगा, देखो सुरा अध्यक्ष, सुरा शराब को बोला जाता है आबकारी। पण्य अध्यक्ष, ये बढ़िया किसे बोला जाता है? वाणिज्य, ठीक है। सूना अध्यक्ष बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था। गणिका अध्यक्ष गणिकाओं का अध्यक्ष होता था। हमें इससे लेना देना नहीं है। मैं जो जिससे लेना देना था वो ये है सीता अध्यक्ष, और ये है अकरा अध्यक्ष। अकरा अध्यक्ष खान वाला था और सीता अध्यक्ष राजकीय भूमि का था। ये आप लोगों को याद रखना है, बाकी आप ज्यादा याद करें या नहीं करें। इसके अलावा एक आप ये भी याद कर सकते हैं, और ये था लक्षणा अध्यक्ष। क्या था? लक्षणा अध्यक्ष। और लक्षणा अध्यक्ष का काम होता था छापे खाने का अध्यक्ष। किसका अध्यक्ष भाई? छापे खाने का अध्यक्ष। जहां पे कोई चीज छापी जाती थी, और खासकर मुद्रा, करेंसी, ठीक है, टक्सा, तो ये अध्यक्ष लक्षणा अध्यक्ष। तो इन अध्यक्षों में से आपने 3 अध्यक्ष याद करने, सीता अध्यक्ष, अकरा अध्यक्ष, लक्षणा अध्यक्ष। बाकी आपको याद करने की कोई ये जरूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, जो जो महत्वपूर्ण थे मैंने बता दिया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक और अध्यक्ष ऐड कर दिया है, उसका नाम क्या था? लक्षणा अध्यक्ष। लक्षणा अध्यक्ष, ठीक है। और ये कौन सा अध्यक्ष है भाई? कौन सा विभाग है इसके पास? छापे खाना, या आप इसे बोला जा सकता है टकसाल, जहाँ पे सिक्के वगैरह बनते हैं ना, मिंट, टकसाल। तो ये वो था। तो आपको ये वाला फैक्ट भी याद रखना था, क्या, ठीक है। इसके अलावा मौर्य वंश में एक पोस्ट की बात हुई है, और वो है एग्रीनोमोई। एग्रीनोमोई। तो मौर्य वंश में एग्रीनोमोई क्या हुआ करता था? ऐसा कोई पॉइंट आ गया, एग्रीनोमोई, ठीक है। तो ये था सड़क निर्माण अधिकारी, पीडब्ल्यूडी ऑफिसर, सड़क निर्माण अधिकारी था। तो भाई साहब हमने मौर्य वंश प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था, और वही हमारे लिए महत्वपूर्ण था। बट कभी कभी इन चीजों से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं।
उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद भी आई होगी और इन सारे वन लाइनर फैक्ट को याद कर लेना। और आखिरी वन लाइनर क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ। मौर्य वंश के टाइम पे हमने छापे खाने सिक्कों की बात करी, तो मौर्य वंश के शासनकाल में चांदी का सिक्का फेमस था। मौर्य वंश के शासनकाल में सोने के सिक्के भी छपते थे और मौर्य वंश में तांबे के सिक्के भी छपते थे। हम ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं और हमें इन सिक्कों के बारे में ठीक ठाक लेवल पे एग्जामिनर पूछ भी लेता है। अगर मौर्य वंश के शासनकाल में कोई चांदी का सिक्का था तो उसके लिए करसापण शब्द का यूज होता था। करसापण, कौन सा शब्द का यूज होता था? करसापण शब्द का यूज होता था। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई सोने का सिक्का था तो उसके लिए निष्क शब्द का प्रयोग होता था, और अगर कोई तांबे के सिक्का होता था उसके लिए कांकड़ी शब्द का प्रयोग होता था। तो ये बात भी हम लोगों को पता होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी, और इन सारे वन लाइनर क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। आपको 14 अभिलेख लिखने हैं, आप लिख लीजिएगा। आपको 18 तीर्थ लिखनी है, आप लिख लीजिएगा। आपको 13 के 13 अध्यक्ष लिखने हैं, आप लिख लीजिएगा। उसमें से जो मेन मेन फैक्ट था वो सारा मैंने आप लोगों को बता दिया है, और आगे से आप रोज आपको कंटिन्यूसली प्राचीन भारत का इतिहास जो है यूकेटी प्लस सी के सिलेबस में जो भी दे रखा है वो कंप्लीट आपको मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।